नमस्ते बच्चों, शिक्षा सागर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, हमने कल हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में बात किया था और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को मैंने आपको इसी चैप्टर के फर्स्ट क्लास में सारी चीज़ें स्पष्ट से समझा दिया था, है ना। अब उसी चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में मैंने आपको टोटल 10 प्रकार के बारे में बताया था। अब उसमें से क्रम से हम एक एक प्रकार के बारे में जानेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम कौन सी अभिक्रिया के बारे में जानेंगे? संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में पता करेंगे हम। अब देखो, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो मैंने आपको उस क्लास में पहले भी बता दिया था, जिसने नहीं लिया है क्लास उसको पहले एक बार ले लेना, ठीक है बच्चों। अब वापस हम समझते हैं। देखो, संयोजन का मतलब क्या होता है? योग होना, जुड़ना। संयोजन का मतलब जुड़ना। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक या अभिकारक, मैंने बताया था आपको कि तीर के निशान के बाईं तरफ जो तत्वों को लिखा जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि दो या दो से अधिक यौगिक जब जुड़ के एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, देखो, दो या दो से अधिक परमाणु या यौगिक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है क्या कहलाता है? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब देखो, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का मतलब इसमें दो या दो से एकल उत्पाद क्रियाकारक आपस में जुड़ के उत्पाद का निर्माण करेगा। अब इसके उदाहरण के बारे में समझते हैं। देखो, जैसे कि इसका एक उदाहरण ले लेते हैं हम। अब उदाहरण में मैंने आपको सबसे अच्छा एक उदाहरण, देखो, हर अभिक्रिया का एक एक उदाहरण तो हमें याद रखना है, ठीक है। एक एक उदाहरण याद रखना है और साथ में मैं आपको और भी उदाहरण लिखाऊंगा अगर एग्जाम में आ जाए कि ये कौन सी अभिक्रिया है, बताइए। अब आजकल आपके पेपर का पैटर्न कैसा है कि अवसादा वाले क्वेश्चन भी आते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बहुत ज़्यादा आते हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। तो सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज रखना है, तो समझना। उदाहरण फर्स्ट में हम ले लेते हैं कोयले का दहन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब कोयले का दहन के बारे में बात करें तो कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। तो मतलब कार्बन को दहन का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाते हैं, दहन करते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसके नीचे चाहो तो आप उसकी भौतिक अवस्था को लिख सकते हो, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, भौतिक अवस्था के बारे में अगर बात करें, इसके पैरों में लिखा जाता है और मैंने आपको कल बताया था हिट एंड ट्रायल मेथड में कि अगर सॉलिड होता है तो नीचे S लिखा जाता है कोष्टक में, गैस होता है तो G लिखा जाता है। अच्छा, इसको हम अभी क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि इसको आप जब बड़ी क्लासों में पढ़ोगे ना
तब वहां पर लिखने में आएगा। अब बड़ी क्लासों में अगर आप साइंस लेते हो तब वहां पर हमें लिखना मस्ट रह जाता है, मतलब जरूरी हो जाता है, बाकी यहां पर आपको इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आगे की बात करें, एक उदाहरण और ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं, जल का निर्माण। जल का निर्माण, अब जल के निर्माण में क्या होता है, अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां पर क्या होता है, जल का निर्माण होता है। ये बहुत प्रेशर से होता है ये रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं तो H2O का निर्माण होता है। देखो, दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में जुड़ रहा है और एक ही उत्पाद बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, इसको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना भी पड़ेगा। अब संतुलित करने के लिए यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो इधर क्या क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ दो और इसके आगे भी दो लगाना पड़ेगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित भी हो गया। क्यों? क्योंकि इधर 4 हो गया तो 4 तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे और एक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जाता है कि ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए, तब तो आपको सिर्फ ऐसा लिखना है, दो या दो से अधिक परमाणु या यौगिक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करे तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और साथ में उसके साथ एक उदाहरण, तो सबसे अच्छा उदाहरण जो है आपको याद रखने योग्य कि इसका कोयले का दहन, कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ दो, CO2 बन जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण होगा। अब इन उदाहरणों में क्या है, ये दो वगैरह वगैरह लगाना होता है, तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये एक ही उदाहरण याद रखना है, इसमें डायरेक्ट जुड़ जाता है। ठीक है, अब दूसरा, हम तीसरे उदाहरण की अगर बात करें तो तीसरे उदाहरण में अगर हम क्या करें, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अगर जल के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, जल के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ में ऊष्मा भी निकलता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में जुड़ा, एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है क्या, यहाँ दो तो ऑक्सीजन है, दो ही हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी दो ही आ रहा है, तो संतुलित है। इसका मतलब दो, कहीं पर भी कोई लगाने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम एक है, यहाँ पर भी कैल्शियम एक ही है। तो क्या होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अच्छा, इसमें एक खास बात है। क्या खास बात है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, देखो कुछ नाम है, मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पर। एक तो होता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, या फिर इसको हम चूना भी कहते हैं, जो आपको मार्केट में मिलता है, जिससे हम पुताई करते हैं ना, तो वो वाला चूना होता है ना। अब ये चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। एक होता है बुझा हुआ चूना। अब हम क्या करें, अगर मार्केट से चूना लाकर उसमें पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, पानी मिलाते ही वो क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है, और उस विलयन का हम क्या करते हैं, पुताई करते हैं। तो वो जो विलयन बनता है ना, उस विलयन को ही हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना। अब बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, ये जल मिलाया हमने इसमें, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, तो ये बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर ध्यान रखना, ये O कैपिटल लेटर में है, OH, और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोक्साइड -1 बनाता है। देखो यहाँ 2 आया, तो इसके बारे में आपको बेसिक क्लास में बता रखा है, तो हमें तो डायरेक्ट याद रखना है इसको ना। ये बुझा हुआ चूना कहलाता है। अच्छा, एक और है जिसको हम बोलते हैं चूना पत्थर। अब ये चूना पत्थर जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। चूना पत्थर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और कंपटीशन के एग्जाम में भी आता रहता है कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है निम्न में से,
तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना होता है, और चूना पत्थर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में हमने जल मिलाया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसको तो हम क्या बोलेंगे, ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, और इधर जो बना इसको हम क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना है आपको, अब यहां पर हमने जल मिलाया, अब ये आपके पुताई करने के लिए अवेलेबल हो गया बुझा हुआ चूना। अब इसको अगर हम क्या करें, पुताई करते हैं, थोड़ा सा बच जाता है तो उसको हम अगर छोड़ देते हैं तो क्या होता है पता है, इसको छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन कर देता है, और निष्कासन के पश्चात जो विलयन मतलब श्वेत अवक्षेप का निर्माण कर देता है, श्वेत अवक्षेप का निर्माण कर देता है। फिर अगर हम पुताई करें ना तो फिर उसमें से क्या पपड़ी निकलने लग जाता है ना, तो पपड़ी निकलने लग जाता है, तो इसको अगर लंबी समय तक रख दे, छोड़ दे, तो क्या हो जाता है, इसका अवक्षेप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकालकर इसका अवक्षेप बन जाता है, और अवक्षेप बनने के कारण उसमें पपड़ी, उसको अगर पुताई करते हैं तो पपड़ी बन जाता है ना, इसलिए इसको लंबे समय तक हम छोड़ते भी नहीं है। तो पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब इसके आगे अगर बात करें, ये तो आपका क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। इसके आगे अगर बात करें, अच्छा इसको आप एक नोट डाल के लिख लेना कि जैसे कि, अच्छा इसको अगर ऐसे समझे, जैसे हमने पुताई कर दिया ना, तो हम क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवार में पुताई करने के काम आता है। ठीक है, और अगर हम क्या करें, अच्छा इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको जैसे हम पुताई करते हैं, इसे दीवार में पोतने के पश्चात यहां कार्बन डाइऑक्साइड के गैस का निष्कासन कर देता है और कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है, और कैल्शियम ऑक्साइड का सफेदी हमें नजर आता है। ठीक है, तो दीवार में पोतने के पश्चात यहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करके कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, और हमें दीवार सफेद नजर आती है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें भी थोड़ा ध्यान रखना। अब ये तो आपका क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया, उस थोड़ा सा नोट के बारे में भी ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना है एक बार। इसके बाद अगर आगे बात करें, अब दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे हम। तो दूसरे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, आपका वियोजन अभिक्रिया, या फिर इसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया
या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, अपघटन, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। अब देखो ये क्या होता है, अब वियोजन नाम से पता चलता है कि वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। वियोजन का मतलब क्या है, टूटना। मतलब इसमें क्या होता है, जब एकल क्रिया कारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, है ना। अपघटित होना, अपघटित का मतलब भी टूटना ही होता है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें एकल क्रिया कारक, एकल क्रिया कारक, एकल क्रिया कारक दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद में वियोजित हो जाता है, क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें ध्यान रखने योग्य बात क्या है, एक तो एकल क्रिया कारक है, एकल क्रिया कारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब ये कैसे होता है, तो इसके बारे में एक उदाहरण लेते हैं हम। देखो, अगर हम क्या करें, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अब इसको अगर हम गर्म करें, इसमें क्या करें, गर्म, या फिर इसको उष्मा मतलब गर्म कर रहे हैं ना। अब कोई सी भी चीज़ एक्स्ट्रा अगर लिखना होता है तो मैंने आपको बताया था कि इसको तीर के निशान के ऊपर ही लिखा जाता है। अब जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है। कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है यहाँ पर। अच्छा, ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है ना। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया हमने तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। इसमें एक बात देखो, ध्यान देना कि यहाँ पर क्या हुआ पता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म कर रहे हैं मतलब उसको उष्मा दे रहे हैं, हम दे रहे हैं उष्मा, मतलब उसको वो क्या कर रहा है, उष्मा अवशोषित कर रहा है, इसलिए इसको उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। हम उष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ेंगे ना तो उसमें ये वाला उदाहरण लिखेंगे, ध्यान रखना। तो ये उष्मा ग्रहण करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको मैंने आपको बताया था, इसको हम चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर। अब चूना पत्थर को गर्म किया तो यहाँ पर क्या बना, इसको मैंने अभी आपको लिखाया था, इसको हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, या फिर इसको हम चूना ही कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना या चूना कहते हैं। अब देखो, इस रासायनिक अभिक्रिया में पता है क्या होता है, अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया बिना बुझा हुआ चूना बनाना, बिना बुझा हुआ चूना, इसका बहुत सारा उपयोग है। मतलब ये वाला जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का उपयोग हम औद्योगिक क्षेत्र में भी करते हैं। अब औद्योगिक क्षेत्र में किस प्रकार करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, इसको, इस अभिक्रिया से हम कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड से हम दो चीज़ों को बनाते हैं, एक तो हम दीवार को सफ़ेदी करने के लिए चूना बनाते हैं और दूसरी बात, इसकी सहायता से सीमेंट का निर्माण किया जाता है, ध्यान रखना। तो इसको भी नोट डाल के लिख लेना, एग्जाम में एक एक लाइन में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग, तो हम क्या लिखेंगे, नोट डाल के लिखना है इसको,
उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया औद्योगिक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया औद्योगिक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना, या हम क्या कहते हैं, चूना कहते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से सीमेंट का निर्माण किया जाता है। सीमेंट, औद्योगिक क्षेत्र में सीमेंट का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखना है इसको ना, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अंदर है, आपके किताब के अंदर से ही बताया जा रहा है। ध्यान रखना, मतलब आपके सारी चीज़ें किताब बुक्स में है ना। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब सारी चीज़ें आने की संभावना है ना। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। पिछली बार अगर ये 2022 के एग्ज़ाम की बात करें तो 2022 में ना सबसे ज़्यादा नंबर माइनस कहाँ से हुआ पता है? केमिस्ट्री से ही हुआ है। केमिस्ट्री में से नंबर ज़्यादा माइनस हुआ है, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही अंदर से दे दिया कि इसका चित्र बनाइए, उसका चित्र बनाइए। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको नंबर पूरे लाने हैं तो एक एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया, सहायता से सीमेंट का निर्माण किया जाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सीमेंट का निर्माण भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम आगे बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया भी कई प्रकार के होते हैं। वियोजन अभिक्रिया भी क्या होता है, कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लिख लिया होगा। इसके बाद आगे अगर बात करें, अच्छा इसमें एक उदाहरण और लिख लेना, उदाहरण नंबर 2। हम क्या करें, फेरिक सल्फेट FeSO4 को अगर हम क्या करें, गर्म करें, तो यहाँ से क्या होता है, फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट बोलेंगे इसको अगर गर्म करें तो क्या बनता है, इसको अगर उष्मा देते हैं हम तो एक तो Fe2O3 बनेगा। ये जंग का सूत्र होता है, लोहे पर जंग, है ना। Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखो यहाँ पर फेरस था, यहाँ इक में बदल गया, और साथ में यहाँ पर क्या निकलता है, SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी निकलता है। ध्यान रखना इसको। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ध्यान रखना, ये तो क्या है, फेरस अस लग रहा है क्योंकि दो है इसका संयोजकता, और यहाँ पर इसकी संयोजकता 3 है, मतलब इसकी संयोजकता बदल रहा है। मेन बात क्या है यहाँ पर कि एकल क्रियाकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, मतलब वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, और एक उदाहरण हो गया, तो इसको भी लिख लो। अब हम आगे बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात करेंगे। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। अब वियोजन अभिक्रिया भी अलग अलग प्रकार से होता है। अब देखो क्या होता है, अगर किसी चीज को तोड़ना होता है ना, अब तोड़ना होता है तो कुछ अलग से लगाना पड़ता है, या तो ऊर्जा दो उसको, ऊर्जा दो, जैसे पत्थर तोड़ना है अपन को
तो हम क्या करेंगे, हथौड़े से मारते हैं उसको। तो कुछ इस चीज को अगर तोड़ना है या तो हमें बाहर से ऊर्जा देना पड़ता है, या फिर उसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, मतलब बाहर से कोई ना कोई क्रिया करना पड़ता है। ऐसे थोड़ा ना टूटेगा, कोई सी भी चीज ले लो ऐसे थोड़ा ना टूटेगा, उसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपन को, तभी तो टूटेगा। अब अपने आप तो टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना अब उस टूटने के आधार पर अगर वो गर्म करके टूट रहा है तो इसका मतलब ऊष्मीय वियोजन कहेंगे उसको। उसके आधार पर वियोजन अभिक्रिया को कई भागों में बांटते हैं। अगर गर्म करके टूट रहा है तो ऊष्मीय वियोजन, अगर सूर्य की प्रकाश से टूट रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सूर्य के प्रकाश से अगर टूट रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रकाशिक वियोजन या प्रकाश वियोजन, या इसको हम प्रकाश अपघटन भी कह सकते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। और अगर हम क्या करें, उसको विद्युत धारा की उपस्थिति में तोड़ दे, मतलब करंट प्रवाहित कर दे और करंट से उसको तोड़ दे, तो अगर करंट से तोड़ते हैं तो क्या होता है, उसको हम कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, करंट से अगर तोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। मतलब तोड़ रहे हैं, सारे तीनों अभिक्रिया में हम क्या कर रहे हैं, वियोजित कर रहे हैं, तो इसको वियोजन अभिक्रिया, लेकिन अलग अलग प्रकार से वियोजित कर रहे हैं, इसलिए इसको हम अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। तो समझना इधर, बस इसके नाम लिखेंगे और उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम किसके बारे में बात करेंगे, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला आता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन भी कह सकते हैं ना। अब ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, यदि वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न हो, क्या लिखेंगे इसमें, यदि वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अगर ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न हो तो ऊष्मीय वियोजन। अब इसका एक दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण की बात करें तो उदाहरण मैंने आपको अभी बताया था, एक उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट को अगर ऊष्मा गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, एक उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट को अगर ऊष्मा देते हैं तो क्या बनता है, फेरिक सल्फेट में परिवर्तित होता है और साथ में फेरिक ऑक्साइड में, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, आया समझ में। अब अगर हम क्या करें, ये दो उदाहरण हो गया आपका। अगर हम क्या करें, लेड नाइट्रेट जो होता है PbNO3, लेड नाइट्रेट को अगर क्या करें, हम गर्म करें, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, लेड ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगर इसको हम गर्म करते हैं, तापन, अच्छा इस अभिक्रिया को याद रखने का एक रीजन है, मतलब इसको यहां से एक क्वेश्चन बनता है। अब पता है क्वेश्चन क्या बनता है तो उसको मैं बताऊंगा। यहां पर आपका क्या बनता है, लेड ऑक्साइड का निर्माण होता है। लेड नाइट्रेट की क्रिया, लेड नाइट्रेट को अगर गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड निकलता है और साथ में NO2 गैस निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलता है और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक है, देखो संतुलित हो गया क्या, तो यहां पर ऑक्सीजन गैस निकलता है। अब देखो यहां पर क्या होता है, इस अभिक्रिया को हमें सिर्फ इतना याद रखना है। क्वेश्चन क्या बनता है पता है, कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो कौन से रंग का गैस निकलता है, कौन से रंग का गैस निकलता है, ये क्वेश्चन बनता है।
अब हमें याद रखना है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो निकला ना यहाँ से, ये भूरे रंग का गैस होता है। तो हमें ये चीज याद रखना है ना, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, डाइऑक्साइड, ये भूरे रंग का गैस होता है, भूरे रंग का गैस। तो यहां से ये भूरे रंग का गैस निकलता है, ठीक है। अच्छा, इसको तो हम क्या बोलते हैं, लेड। ये लेड होता है, पीबी लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट। और ये क्या है, लेड ऑक्साइड। तो ये रासायनिक अभिक्रिया थोड़ा जटिल है, इसलिए आने की संभावना कम है। बस हमें ये चीज याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो कौन से रंग का गैस निकलता है। तो अवश्य में पूछ लिया जैसे कि बोल दे भूरे रंग का, काले रंग का, पीले रंग का, हरा रंग का। तो कौन से रंग का गैस निकलता है, भूरे रंग का गैस निकलता है, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लो। ये तो क्या हो गया, ऊष्मीय वियोजन हो गया ना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसमें थोड़ा, इसमें 4 कर लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे अगर बात करें, ये तो क्या हो गया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब इसके दूसरे प्रकार की अगर बात करें तो दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार हम विद्युत अपघटन के बारे में बात करते हैं, विद्युत अपघटन। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसको मैं आपको क्वेश्चन बना के ही लिखाऊंगा लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन बना के ही लिखाऊंगा, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन में क्या होता है, यदि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया विद्युत धारा की उपस्थिति में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यदि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया विद्युत धारा की उपस्थिति में हो तो इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यदि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया विद्युत धारा की उपस्थिति में हो तो इसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण है, उदाहरण देखो। अब विद्युत धारा की उपस्थिति में मतलब हम क्या करेंगे कि करंट प्रवाहित कर देंगे। जैसे पानी जो होता है ना, पानी H2O, अब H2O में अगर हम करंट प्रवाहित कर दें, विद्युत धारा, 2 तार हैं, उस तार को हमने पानी में डाल दिया। अच्छा, पानी, ध्यान रखना, पानी जो है ना वो आशुद्ध जल होना चाहिए। आशुद्ध जल का मतलब डिस्टिल वाटर होना चाहिए। अभी डिस्टिल वाटर क्या होता है, जिसमें कोई अन्य कण उपस्थित नहीं हो, एकदम साफ सुथरा पानी। अब ये साफ सुथरा पानी कहाँ से मिलेगा, तो देखो इसका भी बनाने का प्रोसेस होता है। बनाने का प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि पानी को अगर हम गर्म करें तो भाप बनता है। अब उस भाप को हम क्या करें, एक नोजल की सहायता से इकट्ठा कर ले। जैसे कि आपने देखा होगा जब सब्जी वगैरह बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है, तो ऊपर प्लेट के ऊपर क्या हो जाता है, पानी की बूंदे बूंदे चिपक जाते हैं। अब वो कहाँ से आता है बूंदे, तो वो बूंदे कहाँ से आता है, कोई नीचे का जो भाप है ऊपर उड़ के उसके साथ संपर्क में आके, वो ऊपर का वायुमंडल ठंडा होने के कारण उसके साथ संपर्क में आते ही क्या हो जाता है, वो पानी की बूंद में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो जो भाप है ना, एकदम शुद्ध पानी वहाँ से ऊपर उठने लग जाता है। और आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब पानी का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक बाकी कणों के क्वथनांक से कम होता है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी क्या हो जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है। तो उस प्रकार हम उस भाप को इकट्ठा करके हम द्रव अवस्था में परिवर्तित करके वहाँ से क्या बना सकते हैं, आशुद्ध जल या डिस्टिल वाटर
बना सकते हैं। ठीक है, अब उस डिस्टिल वाटर में हम क्या करें, धारा प्रवाहित कर दिया, विद्युत दोनों तार लगा दिया। अब तार लगाते ही क्या होगा पता है, एक साइड से तो दोनों साइड से गैस निकलेगा। एक तार को हम बोलते हैं एक धन सिरा और एक ऋण सिरा बोलते हैं ना, मतलब एक होता है कैथोड साइड और एक होता है एनोड। तो उसके कैथोड और एनोड दोनों भागों से क्या होता है, गैस निकलता है। एक भाग से तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और दूसरे भाग से क्या गैस निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है। और इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। इसको मैं लास्ट में उस क्वेश्चन में जो लिखाऊंगा ना, उस क्वेश्चन में डिटेल से बताऊंगा कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया कैसे होता है ना, उसको क्वेश्चन बना के लिखाएंगे ना। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उसको क्वेश्चन बना के लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, 2H2O विद्युत धारा की उपस्थिति में H2 और O2 में परिवर्तित हो जाता है, मतलब ये दोनों गैस निकल जाता है। ठीक है, ये तो हो गया विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसको इसमें सिर्फ इस अभिक्रिया को याद रखना। उसके बाद अब चौथे रासायनिक, इसमें अगर तीसरे प्रकार के बारे में बात करें तो तीसरा प्रकार क्या है, प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन या इसको हम प्रकाशिक अपघटन भी कहते हैं और प्रकाश वियोजन भी कह सकते हैं। अब अगर रासायनिक अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप प्रकाशिक ही कर लेना, प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो क्या कहेंगे, यदि वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब समझना, देखो प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया में हम दो उदाहरणों के बारे में बात करेंगे। एक तो HCl को तोड़ेंगे और एक AgBr को तोड़ेंगे, और दोनों ही अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। दोनों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, पहले तो हम क्या बात करते हैं, जब HCl होता है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसमें जैसे ही हम सूर्य का प्रकाश डालते हैं, सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दो गैस निकलता है। HCl में अगर सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलता है। ठीक है, एक तो ये अभिक्रिया हुआ। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, एक अभिक्रिया और है, अगर AgCl में इसकी जगह पर हम क्या ले लें, AgCl ले लें। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया इसमें, अगर AgCl सिल्वर क्लोराइड को अगर ले ले तो उसमें अगर सूर्य की प्रकाश डालें, सूर्य का प्रकाश, तो क्या बनता है, ये Ag तो अलग हो जाता है और साथ में क्लोरीन गैस निकलता है। Ag अलग और साथ में कौन सा गैस निकलता है, क्लोरीन गैस निकलता है। अच्छा, ये जो होता है ना AgCl, ये श्वेत रंग का होता है, और ये श्वेत रंग जब इसमें आ जाता है तो ये धूसर हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जब AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड में सूर्य का प्रकाश आपतित किया जाता है तो क्या होता है, उसका रंग श्वेत रंग किस रंग का हो जाता है, तो किस रंग का हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। अच्छा, इसको एक बार नोट कर लेना। इसके ऊपर देखो, इसमें एक और उदाहरण के बारे में बात करते हैं हम। तीसरा उदाहरण और ले लेते हैं हम। अगर हम क्या करें, AgBr, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में आने लायक है कि AgCl को अगर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो Ag + Cl2 गैस निकल जाता है, और ये इसका जो श्वेत रंग हो जाता है ये धूसर हो जाता है ना, धूसर रंग का हो जाता है। अब जब हम क्या करें, AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड की क्रिया करवाते हैं, AgBr की क्रिया हम सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में करवाएं
अच्छा, इसको संतुलित और कर लेते हैं। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा ना, संतुलित करके लिखना है हमें। अच्छा, AgBr की अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, Ag प्लस Br2 बनता है। ठीक है, Ag प्लस Br2, तो यहाँ पर भी 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, ये भी इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया को, अच्छा किसकी उपस्थिति में आप अभिक्रिया करवा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश। अब ये रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं ना, तो उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। तो ये आपका सारा वियोजन अभिक्रिया हुआ समाप्त। ठीक है बच्चों, तो समझना। और एक बार हमने क्या पढ़ा आज, एक तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात किया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एकल क्रियाकारक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक एकल उत्पाद बनाएगा तो उसको संयोजन कहेंगे। और एकल क्रियाकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में अगर टूटेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको वियोजन बोलेंगे। और वियोजन के 3 प्रकार हमने पढ़ा। एक तो ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजन हो तो ऊष्मीय वियोजन, डायरेक्ट याद रखना है अपन को ना, ऐसा रटना नहीं है कि ऊष्मा की उपस्थिति में, डायरेक्ट हमें क्या याद रखना है कि ऊष्मा की उपस्थिति में है तो ऊष्मीय वियोजन। अगर सूर्य की प्रकाश में हो रहा है तो प्रकाशिक वियोजन। और अगर विद्युत धारा की उपस्थिति में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा की उपस्थिति में अगर वियोजन होता है तो उसको हम बोलेंगे वैद्युत अपघटन। ठीक है, तो ये तीनों रासायनिक अभिक्रिया आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और 2 रासायनिक अभिक्रिया में तीनों प्रकार, ये सेकंड वाले में हमने तीनों प्रकार पढ़ लिया। अब इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे हम विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। और बच्चों जिनने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल लाइक बटन प्रेस कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।